बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। इस वीक का ये हमारा पहला शो है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जो 2-3 दिन में जो भी स्टोरीज़ सामने आई हैं उनको रैप अप करें, अपने शो का हिस्सा बनाएं। लेकिन ये वीक जाते जाते कुछ हमें दुख भी दे गया। सबसे पहले अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्नूकर के ज़बरदस्त खिलाड़ी और 37-38 साल मोहम्मद बिलाल अचानक दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए। जी स्पोर्ट्स की जानिब से, जी टीवी की जानिब से मोहम्मद बिलाल के लवाक़ीन से इज़हार ताज़ियत भी करते हैं और साथ साथ मोहम्मद बिलाल के दर्जात की बुलंदी के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला इनकी आगे की जो मंजिल हैं वो आसान फरमाए और एक चैम्पियन जिसको पाकिस्तान का बड़ा उसको नाम रोशन करना था, एक नागानी वफ़ात की वजह से हमसे दूर हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत भी फरमाए। और साथ साथ गो के स्पोर्ट्स का तो इससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जी टीवी और जी स्पोर्ट्स हर जो शोबा है उसको जो है वो उसको टच करे, उसको कैटर करे। इसलिए डॉक्टर सीमी जमाली का भी गुज़िश्ता दिनों कैंसर के मूजी मर्ज़ के बायस इंतकाल हुआ, तो जी टीवी और जी स्पोर्ट्स डॉक्टर सीमी जमाली के अहले खाने से भी दिली ताज़ियत का न सिर्फ इजहार करता है बल्कि साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ गो है कि डॉक्टर सीमी जमाली जो आज हम में नहीं एक आयरन लेडी थी, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़रत फरमाए, उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए। बात करेंगे आज बहुत सारे स्पोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि बहुत सारी हैपनिंग्स भी हुई हैं, एशिया कप को लेकर भी हुई हैं हैपनिंग्स। पाकिस्तान ने जापान को भी शिकस्त दे दी है। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले 2 रोजा दौरे पर कल लाहौर पहुंचेंगे। वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के मौके पर और एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान अगले हफ्ते एसीसी की मीटिंग के बाद किया जाएगा। सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड जय शाह। एशिया कप पाकिस्तान का इवेंट नहीं है, ये एशियन 11 का इवेंट है। कोई टीम अगर हमारे मुल्क में ना आए तो हमें भी उस मुल्क नहीं जाना चाहिए। साबिक कप्तान इंजमाम उल हक। एशिया कप पर पाकिस्तान को थोड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ेगा। अगर भारतीय टीम खेलने आई तभी हम वर्ल्ड कप के लिए वहां जाएंगे। सईद अजमल। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में शिकस्त पर बहुत मायूसी हुई। हम अपनी खामियों पर मेहनत करके अपनी टीम को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। हेड कोच एजाज चीमा। पाकिस्तान वुमेन कप में बिस्मा मारूफ पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद कर दिया गया। मेरे नज़दीक बाबर आजम टेस्ट और वनडे में एक अजीम बल्लेबाज हैं, अलबत्ता T20 में उन्हें इतना खतरनाक नहीं समझता। मोहम्मद आमिर। इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाड़ियों के मुआवजे बढ़ाने पर काम हो रहा है। खिलाड़ी ज्यादा मुआवजे के लिए लीग्स को फौकियत दे रहे हैं। जनरल मैनेजर आईसीसी वसीम खान। जूनियर एशिया कप में पाकिस्तान ने जापान को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान 31 मई को मलेशिया से सेमीफाइनल मैच खेलेगा। कोयटा में नेशनल गेम्स का आज आखिरी रोज। आर्मी 368 मेडल्स के साथ सरफहरिस्त। केपी खवातीन की बैडमिंटन टीम ने तारीख रकम कर दी। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी टीम अल नसर को टाइटल जितवाने में नाकाम हो गए। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और इस वक्त मुझे इंग्लैंड से बराह रास्त ज्वाइन किया पाकिस्तान के सीजन एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक ऐसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने कि जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं। कई नौजवान आने वालों ने उनको मशाल राह के तौर पे देखा और फिर इस शोबे को अपनाया। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि जब मैंने इस जी स्पोर्ट्स को शुरू किया तो मेरे पहले शो के गेस्ट भी यही थे। अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने मुझे ज्वाइन किया सबसे पहले शो में, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। भट्टी साहब की थोड़ी आवाज़ भी स्टूडियो में बढ़ा दीजिएगा। भट्टी साहब, मुझे एहसास है इस बात का कि आप थोड़े से मसरूफ भी हैं, इसलिए जल्दी जल्दी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप इंग्लैंड में मौजूद हैं, नजम शेट्टी साहब पीसीबी चेयरमैन भी वहाँ पर मौजूद हैं। कोई ताज़ा तरीन अपडेट है आपके पास इस एशिया कप के हवाले से? अच्छा, 2-4 दिन पहले तक तो शायद वो इंग्लैंड में थे, कोई उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के कोई इश्यूज हैं जिसके लिए वो आए हुए हैं, लेकिन मेरी तो बहरहाल उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जबकि आईसीसी के प्रेसिडेंट और सीईओ मंगल को लाहौर आ रहे, तो मेरा तो ये ख्याल है कि शायद वो भी लाहौर आ गए होंगे। तो देखें, ये बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद वो चाय पीने या खाना खाने के लिए यहाँ आ रहे हैं लाहौर, लेकिन मेरा ख्याल में जो वर्ल्ड कप के मामलात हैं, वर्ल्ड कप के जो शेड्यूल अभी तक फंसा हुआ है, और बीसीसीआई ने पिछले दिनों कहा था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो ओवल में फाइनल है उसके दौरान ही वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी अनाउंस होगा। तो पाकिस्तान के जो रिजर्वेशन हैं एशिया कप से रिलेटेड, मेरा ख्याल वही ऐसे मामलात हैं जिन पर डिस्कशन के लिए बार्कले और जेफ एलेडाइज मंगल को लाहौर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि काफी इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है। ये
चाय वाली मीटिंग नहीं है, चाय से बढ़कर, खाने से बढ़कर मामला आता है। ठीक है। अच्छा, आपको लग क्या रहा है कि एशिया कप का ऊँट ये किस करवट बैठेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है, आपको बड़े अरसा हो गया इस दश्त की सयाही में। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि इस स्टांस को आप जैसे सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट जर्नलिस्ट किस तरह देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि इंडिया को आंखें दिखा सके। देखिए, एज ए पाकिस्तानी तो हमारी यही ख्वाहिश है कि जो भी हो वो पाकिस्तान के फेवर में हो, लेकिन मेरे ख्याल में नजम सेठी साहब ने पिछले कोई 2 से 3 हफ्तों के दौरान जिस तरह ताबड़तोड़ इंटरव्यू, बयानात, यूट्यूब चैनल पर अपने लंबे लंबे जो शोज किए हैं, उससे मेरे ख्याल में तलखी बढ़ी। आप देखो कि बीसीसीआई या एशियन क्रिकेट काउंसिल या जो टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं एशिया के, किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हम ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे थे और उसको कंट्रडिक्ट कर रहे थे। कभी हम कह रहे थे कि अगर इंडिया आ गया तो ठीक है, अदरवाइज हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। कभी हम कह रहे थे कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट सीरीज खेलने जाना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो आज तलखी नजर आ रही है, जो बीसीसीआई ने अब अपने मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर दिया, ये वही यूट्यूबर्स हैं, ये वही भारती साहब की जो पिछले दिनों नजम सेठी साहब का इंटरव्यू कर रहे थे। सेठी साहब पाकिस्तानी मीडिया से बात नहीं कर रहे थे, उन्हीं लोगों से बात कर रहे थे जो आज पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो एज ए पाकिस्तानी तो मेरी दुआ है कि जो भी हो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, लेकिन बहुत ज्यादा बयानबाजी किसी भी तरीके से किसी भी मुल्क या उसके किसी बोर्ड के फेवर में नहीं होती। तो मेरा ख्याल में थोड़ी अगर बयान को कम जोर दिया जाता, प्रैक्टिकली अगर ज्यादा काम किया जाता तो वो ज्यादा बेहतर था। लेकिन भट्टी साहब, आपको लगता है कि सेठी साहब इतने इंटरव्यूज नहीं भी दे देते, इतने वोकल नहीं भी होते, तो फिर भी क्या इंडिया इतनी आसानी के साथ तैयार हो जाता? क्योंकि वो तो हर उस मुकाम पे जहाँ पे पाकिस्तान को डैमेज कर सकता है स्पोर्ट्स के हवाले से, आपके इल्म में होगा, मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि कबड्डी की टीमों को वीज़ा नहीं दे रहे, दूसरी टीमों को वीज़ा नहीं दे रहे, हालांकि उनकी अपनी जो ब्रिज की टीम है वो आके लाहौर में खेली आके, लेकिन पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ टीमें उनको वीज़े के मसाइल का सामना करना पड़ता है। उस्मान ख्वाजा की मिसाल भी आपके सामने ही है। देखिए, क्रिकेट में मामला अली बिल्कुल मुख्तलिफ है कि क्रिकेट 70,000, 80,000, 1 लाख के बच्चों के दरमियान खेला जाता है। ब्रिज तो एक छोटे से कमरे में स्टेडियम पे खेली जाती है। इस तरह इंडोर गेम में भी 100-200 लोग होते हैं। तो ये आईसीसी की जिम्मेदारी है अगर पाकिस्तान को वीजों का इशू आता है। लेकिन वो जो शेख रशीद अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं ना कि सीने से कार्ड लगा के, तो मेरे ख्याल में अगर बहुत ज्यादा बयानबाजी ना करते, अपने सीने से कार्ड लगा के रखते, तो उनको भी पता नहीं चलता कि हम करने क्या वाले हैं। लेकिन हमने इतने ज्यादा आइडिया फ्लोट कर दिए, अपनी इंटेंशंस भी जाहिर कर दी, उससे भारत ने शायद ये नतीजा आप कर लिया कि पाकिस्तान जो है वो तो एक वक्त में कई प्लान लेके चल रहा है। देखिए, मेरी जब 4 दिन पहले सेठी साहब से मैं एंगेजमेंट का बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमारा जो 4 मैचों का हाइब्रिड मॉडल है वो अप्रूव हो गया। अब ये सुनने में आ रहा है कि उन 4 मैचों के बाद पाकिस्तान ने ये कहा कि हमें सुपर 4 के भी 2 मैचेस दे दिए जाए, जिसको बीसीसीआई राजी नहीं कह रहा है कि पहले टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो, फिर श्रीलंका में हो, फिर पाकिस्तान में हो, फिर श्रीलंका में हो, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मेरा ख्याल में बयान कम देते, प्रैक्टिकली बैक हैंड से रहकर अगर काम ज्यादा किया जाता, मैं ये नहीं कह रहा कि अब तक काम नहीं किया, काम डेफिनेटली किया होगा, लेकिन आपने अपने सारे कार्ड शो कर दिए, जिसकी वजह से हमारा केस थोड़ा सा कमजोर भी हुआ है और तलखी भी हुई है। बीसीसीआई देखे ना, अब बीसीसीआई ने आज अपने मीडिया के जरिए पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। उनके यूट्यूबर जो है वो ऊपर तले पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, ट्विटर पे लिख रहे हैं, तो ये तलखी होनी नहीं चाहिए थी। तो सर, आप इसे हाइब्रिड मॉडल को किस तरह देख रहे हैं, जो एक प्रपोजल पेश किया हाइब्रिड मॉडल का? नहीं, मुझे 4 मैचों वाला हाइब्रिड मॉडल था, वो तो ठीक था, वो सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन ये जो बाद में सुपर 4 के 2 मैचेस ऐड किए पीसीबी ने, ये मेरे ख्याल में थोड़ा प्रैक्टिकली मुश्किल था। वो 4 मैचों पे इत्तेफाक कर लेते, लेकिन देखें अभी ये एशिया कप तो करीब है, हम बार बार एशिया कप का जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान ने मेजबानी भी करनी है। फिर पाकिस्तान के पास जो मेन कार्ड है जो पाकिस्तान खेलना है वो तो अक्टूबर का वर्ल्ड कप है, वनडे वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। लेकिन अब हम ये चीज नहीं देख रहे कि अगर आज एशिया कप में भारत नहीं आ रहा तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का क्या फ्यूचर है, वो फिर होगी पाकिस्तान में नहीं होगी।
ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता फिर वर्ल्ड कप का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है कि इंडिया जो है उसका केस फाइनली मजबूत होगा, इसलिए एशियन क्रिकेट काउंसिल हो चाहे आईसीसी हो, वहाँ पर भी इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन स्पॉन्सर्स है। इवन आप देखो ना, हमने अभी अफगानिस्तान को 3 T20 मैचेस दे दी शारजाह में। इवन हमने कमजोर टीम भेजी जो हमारी टीम 2-1 से T20 सीरीज हार गई। लेकिन मैंने जो सुना है कि अफगानिस्तान जो है वो भी आज पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ, तो हम तो आइसोलेशन के शिकार है ना। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल में जब फैसला होगा फिर तो वोटिंग पर फैसला होगा। अगर आप अकेले रह गए तो हमें तो ना श्रीलंका ने वोट देना है, ना बांग्लादेश ने देना है, ना अफगानिस्तान ने देना है। इंडिया ने 3 मैचों की एक इनको सीरीज देनी है और वो इंडिया की गोद में जाके पहले भी बैठे हुए थे, फिर इंडिया के साथ जाके खड़े हो जाएंगे, हम तनाई का शिकार हो जाएंगे। तो लिहाजा हमें एशियन ब्लॉक में भी काफी तनाई का सामना है, हम अकेले ही है। मुझे नहीं लग रहा हमारे साथ कोई खड़ा हुआ। ठीक है, अच्छा अब ये मेरा आखिरी सवाल है कि अब जो ये बार्कले साहब आ रहे हैं, जिनको आपने खुद भी कहा कि वो चाय की दावत नहीं होगी, इनके आने के बाद किस हद तक बर्फ पिघल सकती है या आपको लगता है कि मामला मजीद जो है वो और गंभीर होंगे? नहीं, देखिए, पाकिस्तान का केस इस लिहाज से मजबूत नहीं है। आईसीसी का जो लॉ है उस लॉ के मुताबिक अगर कोई भी गवर्नमेंट एनओसी नहीं देती, मतलब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि आपने वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाना, फॉरेन ऑफिस कहती है आपने इंडिया नहीं जाना, तो फिर आईसीसी पाकिस्तान को कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान का जो शेयर है वर्ल्ड कप का वो पाकिस्तान को मिलेगा। लिहाजा ये आपको अगर याद हो 1987 में जो पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया था। उस वक्त आपको याद हो पाकिस्तान की टीम कैंडी में जाके श्रीलंका से नुमाइशी मैच खेली थी। आज हम जब मुश्किल में है तो श्रीलंका हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। ये बहुत एक अफसोसनाक चीज है कि एशियन ब्लॉक जो है आज हमारा साथ नहीं दे रहा और बाहर जगहों पर हमने खुद लोगों से लड़ाइयाँ लड़के अपने केस को काफी कमजोर किया। बिल्कुल, और इवन 1996 के वर्ल्ड कप में जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे टीमें नहीं गई थी तो पाकिस्तान इंडिया की एक मुश्तरका टीम गई थी, जिसको अजहरुद्दीन ने लीड किया था और राशिद लतीफ, वसीम अकरम जैसे खिलाड़ी उनकी क़यादत में जाके खेले थे ताकि वहाँ के लोगों के साथ इज़हार यकजहती कर सकें। अब सर मैं आपसे आखिरी सवाल कर चुका था, लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये हारून रशीद साहब को डोमेस्टिक का इजाफी चार्ज भी दिया गया और ये स्टोरी आप ही ने ब्रेक की थी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो कहता ना कि दुल्हन वही जो पिया मन भाई, तो हारून रशीद तो सारे खानों में फिट है, तो ऐसा बंदा तो हर दौर में, बल्कि मुझे तो हैरत है कि 4.5-5 साल वो इस सिस्टम से बाहर कैसे रहे। तो ऐसा आदमी जो हर एक भी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार हो पाकिस्तान सिस्टम में, उससे अच्छा कोई हो नहीं सकता। तो ऑल इज वेल। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब्दुल वाजिद भट्टी साहब हमारे साथ इंग्लैंड से मौजूद थे, अपनी फैमिली के साथ थे, लेकिन उसके बावजूद जी स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने वक्त, इंतहाई मशकूर हैं हम आपके कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से जी स्पोर्ट्स को वक्त दिया। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे बात करते क्रिकेट के हवाले से। लेकिन बड़ी खुश आइंद खबर यह है कि जिस तरह आपने आज की टॉप स्टोरीज में भी देखा कि पाकिस्तान ने जापान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, कि जहाँ पे पाकिस्तान अब 31 मई को सेमीफाइनल खेलेगा। और इस खुशी को, इस जुबलेशन को सेलिब्रेट करने के लिए मेरे साथ आप मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी का ऐसा नाम कि जिस पे हम सबको हमेशा फ़ख्र रहेगा। आज तक उनकी जो ड्रिबलिंग थी, जो आज तक उनकी जो डॉजिंग थी, जिस तरह आज तक उनकी जो स्प्रिंट थी, वो लोग याद करते हैं। और शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है वो दोबारा इस किस्म का कोई लेफ्ट हैंड आए कि जो जब गेंद को लेके जाए तो सबको उम्मीद हो कि गेंद अब गोल पोस्ट के अंदर ही नजर आएगी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जनाब ओमान से पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम के मैनेजर और पाकिस्तान हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम ओलंपियन हनीफ खान साहब ने। शो में उनको खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक है और हम आपके मशकूर भी हैं, शुक्रिया भी अदा करेंगे कि आपने कौम को हॉकी के हवाले से तवील अरसे के बाद जो है वो मुस्कुराहटें दी हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि प्लेयर्स का क्या मोराल है और किस तरह से आप ओल्ड के साथ मिलकर, एक बड़ा नाम है वो भी, और आप जैसी बड़ी शख्सियत मौजूद है, किस तरह से आप इनको मोटिवेट कर रहे हैं? देखिए, बच्चों के अंदर माशाल्लाह ये
बहुत खुशाइन बात है कि ये बच्चे जो हैं बहुत अच्छा खेले और मुझे खुशी इस बात की है कि इनकी परफॉर्मेंस देख के ये अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान में अभी हॉकी जिंदा है। और दूसरी और फिर बच्चों ने बड़ी मेहनत की, हालांकि उनको इंटरनेशनल हॉकी का एक्सपोजर नहीं है, उसके बावजूद इंटरनेशनल हॉकी में जो परफॉर्मेंस वो बच्चे दे रहे हैं, तो इससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान की हॉकी जो है वह जरूर जिंदा होगी। और इंशाल्लाह ताला अगर थोड़ी सी फाइनेंशियली गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर दे तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में, ओलंपिक में जो है वो गोल्ड मेडल लाने की सलाहियत रखती है। ठीक है। अच्छा अनिल भाई, ये जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो इससे पहले हम बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी हॉकी की टीम्स को रवाना करते हैं, लेकिन उस तरह के नताइज सामने नहीं आ पाते। लेकिन इस मरतबा मैं देख रहा था कि चाहे अदनान ज़ाकिर हो, क्योंकि उन्होंने नामुनासिब हालात में टीम को छोड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने टीम को सपोर्ट किया। शकील अब्बासी के साथ मेरी बात हुई इसी शो में, वो बड़े पुरुमीद थे। आपके इंटरव्यूज़ आए, हैदर हुसैन के इंटरव्यू आए जो इस वक्त सेक्रेटरी PHF हैं, ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर साहब के जो है वो जो स्टेटमेंट आए, बड़े पुरुमीद थे। तो ये सब क्या आप देख रहे थे जिसकी वजह से आपको इतनी उम्मीद थी? देखिए, बच्चों में सलाहियत है खेलने की, सिर्फ हमें इतना सा डर था कि इनको एक्सपोजर नहीं मिला इंटरनेशनल हॉकी का, उस पर थोड़ा सा डाउट था। बाकी बच्चों ने आके यहाँ पे जो हॉकी खेली है और जो हमारे कोचेस जो पैनल है, ऑल्टरमैन है, उसने भी काफी मेहनत की, हालांकि वो शॉर्ट पीरियड पे आया है, लेकिन अदनान जाकिर ने बड़ी मेहनत की है, आसिफ अहमद ने बड़ी मेहनत की है और शानी फुलबैक जो है वो उन्होंने, इन तीनों ने मिलकर बड़ी मेहनत की है बच्चों के साथ, बहुत टाइम दिया है कि पूरे रमजान में उनको जो है कैंप के अंदर ट्रेनिंग देते रहे। अदनान जाकिर भी, वो तो बीमार हो गया था बच्चा उसका, तो उसको जाना पड़ गया, लेकिन उसने बड़ी मेहनत की थी। इसी तरह हमारे, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि बच्चों का फिटनेस लेवल जो है वो बहुत ऊपर है माशाल्लाह। ये इमरान जो है, जो ट्रेनर है कराची में जो रहते हैं, उन्होंने जो ट्रेनिंग दी है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा किरदार उनका है, इमरान का, जिन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है बच्चों को, उनको फिटनेस लेवल उनका बेस्ट कर दिया। तो आज वो टीम जो है, कोई बच्चा किसी तरह की इंजरी में मुब्तला नहीं है। और इमरान की बात करें, इमरान बड़े डेडिकेटेड ट्रेनर हैं और सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा नेशनल कोचिंग सेंटर में इमरान फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी एथलीट को, किसी भी जो देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है नेक नियति। हमारे हॉकी फेडरेशन के ब्रिगेडियर सज्जाद खोखर, हैदर हुसैन और जो हमारे साथ पैनल जो काम कर रहा है ऑफिशियल, ये और लड़कों की नियतें जब सही होंगी तो अल्लाह ताला खुद ब खुद रिजल्ट अच्छा देता है। ठीक है। अच्छा, तो बात सारी है कि आप अपनी नियत सही रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको जो है वो रिजल्ट भी अच्छा देगा इंशाल्लाह। अच्छा अनिल भाई, क्या फ़र्क क्या देखा आपने, क्योंकि आपसे बेहतर कोई तज्जिया कर नहीं सकता ओल्टमैन्स की कोचिंग में और एक्मैन की कोचिंग में, क्योंकि हमें जिस तरह भी आपने भी बात की, शकील अब्बासी साहब भी बात कर रहे थे कि बड़ा फ़र्क नज़र आया ओल्टमैन्स की कोचिंग में, जो पाकिस्तान में भी रहे, फिर पहले इंडिया में भी कोचिंग कर आए। देखिए, ऑल्टरमैन जो है उसकी कोचिंग में जो है ना, ये प्लानिंग है, वो अपने एक स्ट्रक्चर के जरिए खिलाता है, उसके अंदर ये है। और एक्मैन जो था वो डिफेंसिव बहुत था। अच्छा, फिर मेरे साथ रह के मैं जो हूँ, मैं अटैकिंग गेम खेलने का आदी हूँ। मैं आज भी लड़कों को यही कहता हूँ कि आगे खेलो, पीछे बॉल मत करो। तो और पेनल्टी कॉर्नर का जो है वो मैंने एंगल बना के दिए उन्हें, तो उस पे वो पेनल्टी कॉर्नर पे भी गोल कर रहे हैं। तो कहने मेरा मतलब ये कुछ काम वो कर रहा है तो प्लानिंग के तहत, और कुछ काम स्कोरिंग का मैं डाल रहा हूँ, तो इस तरह मिलके सारे काम हो रहे हैं। तो सारे के सारे जब तक एक होके काम नहीं करेंगे तो जब तक कोई भी चीज कामयाब नहीं होती। और लड़के भी यकीनी तौर पे आपसे काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि मुझे याद है आपने कहा था कि भाई ये हमारे जो नौजवान है, ये पास्ता और ये चाउमीन खाने वाले लोग नहीं, इनको बिरयानियाँ खिलाओ, कौरमे खिलाओ। तो बिरयानियाँ कौरमे खिला रहे हैं आप उनको? यही खिला, और यही खिला रहे हैं उन्हें और खुश हैं, और ये खाना खा के वो बहुत खुश हैं। अच्छा ये बताइए कि इंडिया, आपने खुद ही देख लिया, आपने खुद ही देख लिया जो वो खेल रहे हैं, तो ये यही खा के तो खेल रहे हैं। अच्छा, मतलब मैं समझ लूं कि खा रहे तो लगा भी तो रहे हैं। हाँ, तो बस यही है यही है, जब भी तो आपके सामने है। और फिर हमारी सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी कौम जितनी दुआएं कर रही है हमारे लिए, बेशक, और जितना और उसी का दखल है। जब तक दुआएं नहीं होती हैं,
जब तक जो है आदमी कोई काम नहीं कर सकता। अच्छा हनीफ भाई, अल्लाह की रहमत भी तो साथ होना चाहिए। ठीक है। अच्छा हनीफ भाई, इंडिया के जरा मैच की बात कर लेते हैं कि जब इंडिया से मैच होता है, ठीक है, जज्बा तो होता ही होता है, लेकिन प्रेशर भी बड़ा होता है। और ऑन पेपर हम देखते हैं कि इंडिया में जिस तरह हॉकी का स्ट्रक्चर है वो हमसे कहीं मजबूत टीम है। वो किस तरह से आपने मोटिवेट किया था, क्योंकि इंडिया को पहले एक गोल की लीड भी हासिल हो गई और फिर पाकिस्तान ने उसको बराबर किया। उस मैच की जरा बताएंगे क्या प्लानिंग की थी? देखिए प्लानिंग ये थी कि आपने जो है ऑल आउट खेलना है, क्योंकि आप जब ऑल आउट खेलोगे तो आपके पास भी स्किल है, उनके पास भी स्किल है। जो अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेगा वो जीत जाएगा। तो मैंने ये स्ट्रेटेजी दी थी, लेकिन बच्चे जो है पहली मरतबा इंडिया के खिलाफ खेल रहे थे तो नर्वस थे। 2 क्वार्टर में तो बहुत ज्यादा नर्वस थे, लेकिन तीसरे क्वार्टर में मैंने उनको फिर समझाया इंटरवल में, मैंने बेटा देखो तुम जो है ना खराब खेल रहे हो, इंडिया अच्छा नहीं खेल रही है, इंडिया अच्छा नहीं खेल रही है, तुम खराब खेल रहे हो, और तुम जब अच्छा खेलोगे तो तुम्हें खुद फर्क महसूस हो जाएगा। तो आप पैनिक मत फैलाओ, इजी होके खेलो, आप उनसे कम नहीं हो, उनके बराबर से, उनसे अच्छे प्लेयर हो आप लोग। तो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ खेलो जाके अंदर, कोई फिक्र नहीं करो किसी चीज की। तो 2 क्वार्टर में वो जो खेले हॉकी, इंडिया को डिफेंसिव कर दिया था उन्होंने। अच्छा अभी आपने अदनान जाकिर ना करता पाकिस्तान तो जीत जाता। ठीक है, अभी आपने अदनान जाकिर की आपने बड़ा उनको प्रेस किया, सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो बेंच स्ट्रेंथ थी वो दुरुस्त तरीके से नहीं इस्तेमाल की गई और पाकिस्तान इस मैच को जीत भी सकता था। थोड़ा सा उन्होंने नाराजगी का इजहार किया कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान बहुत डिफेंसिव खेला। आप बड़े करीब से इस मैच को देख रहे थे, आप अदनान जाकिर के इस ट्वीट से किस हद तक मुत्तफिक हैं? देखिए वो उसका अपना व्यू है, लेकिन एक चीज सोचना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है हमेशा से अंडर प्रेशर में होता है, वो भी प्रेशर में होते हैं, हम भी प्रेशर में होते हैं, और फिर एटमॉस्फेयर जो है वो अलग ही होता है। बिल्कुल। तो उसमें जो है ये सब चीजें आपको झेलना पड़ती हैं। अब आप अगर चाहोगे ऑल आउट आप एग्रेसिव खेलते रहो तो मुमकिन नहीं है। तो उसका कहना जो है डिफेंसिव, तो डिफेंसिव नहीं थी, ये सिर्फ उनका तजुर्बे की कमी थी लड़कों में, और इंडिया की और एक्सपोजर की कमी थी। इंडिया की टीम जो है वो जो है जूनियर, वो कम से कम जो है 2 साल से एक साथ खेल रही है, और कोई 30-40 के करीब टेस्ट मैच खेल चुकी है इंटरनेशनल में। तो आपकी टीम जो है वो तो पाकिस्तान से बाहर नहीं निकली, बिल्कुल उसके बावजूद अगर ये परफॉर्मेंस दे रही है तो मैं समझता हूँ ये खुशाइन बात है हॉकी के लिए और पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कि उन्होंने इतनी अच्छी हॉकी खेल के दिखाई कि हमारी आवाम जो है वो खुश है उनसे। बिल्कुल, हम सब बहुत खुश हैं, पाकिस्तान की आवाम, और आप सब ने हमारा सर जो है वो फख्र से बुलंद किया हुआ है। जापान के खिलाफ मैच में बताएं, क्योंकि जापान के खिलाफ वो जापान भी एक हमारा एक ऐसा हरीफ बन के सामने आ रहा है कि जैसे इंडिया के खिलाफ एक नफसियाती प्रेशर होता है, ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि हॉकी में जापान भी एक हमें टफ टाइम दे रहा है। जापान के खिलाफ मैच में जो आज पाकिस्तान जीता है उसमें क्या सोच लेके उतरे, क्योंकि जो जापान ही वो टीम थी जिसने हमें जो वो 12 खिलाड़ी मैदान में उतर गए तो बाहर कर दिया था। देखिए बात सारी है कि टीमें ये सारी की सारी जो है इनको इंटरनेशनल हॉकी का एक्सपोजर है। ये सब टीमें बाहर दूसरे ममालिकों से खेलती रही हैं, ये जितनी भी मलेशिया, जापान, ये कोरिया और ये इंडिया, ये सब टीमें खेलती, यहाँ तक के इवन के ये अपना ओमान की टीम तक भी खेलती रही। तो कहने मेरा मतलब ये कि अगर जापान की टीम जो है वो बुरी नहीं है, जापान की टीम बहुत अच्छी टीम है, जो उनके अंदर बॉल स्किल है, उनके अंदर विद द बॉल स्पीड है उनकी, मेरे ख्याल से दुनिया में इस वक्त जूनियर टीम के अंदर किसी टीम के अंदर इतनी नहीं है जितनी बॉल के साथ स्पीड उनकी है। तो ये खेल जो है अब तकरीबन जो है वो बराबर का हो गया, कोई टीम किसी से कम नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे प्लेयरों को अगर एक्सपोजर मिल जाए इंटरनेशनल हॉकी का तो आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला, ये मेरे अल्फाज याद रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान वर्ल्ड के अंदर जो है और ओलंपिक में अगर ना खेले तो कह दीजिएगा। बिल्कुल हनीफ भाई, मुझे आपके अल्फाज याद हैं कि जब हम कराची हॉकी एसोसिएशन ग्राउंड पे हमने आपके साथ ग्राउंड पे जब शो किया था उस वक्त आपने कहा था कि पाकिस्तान हॉकी में आपको मुस्तकबिल में अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, और आज हम बड़े खुश हैं कि आपकी मौजूदगी से और PHF जिस तरह काम कर रही है पाकिस्तान हॉकी में जो है वो काम होता नजर आ रहा है। अब मलेशिया से सेमीफाइनल है पाकिस्तान का, तो एक चीज की देखें, एक चीज है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि फुल सपोर्ट करे हॉकी के लिए,
एक हॉकी ऐसा खेल है कि जज्बे के साथ आवाम भी हमारी देखती है और बच्चे भी उसको जज्बे से खेलते हैं, ठीक, क्योंकि हमारे पास जज्बा ही तो है बिल्कुल, और ऊपर अल्लाह मियाँ है, सही। जज्बे से खेलते हैं। अच्छा नहीं भाई, ये उसके लिए सेमीफाइनल की क्या आपको तैयारी है मलेशिया के financially खिलाफ? support करना जी हाँ, सेमीफाइनल है पाकिस्तान का मलेशिया के खिलाफ, उसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या तैयारी है उसकी? इंशाल्लाह ताला आप बेफिक्र हैं, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की टीम मलेशिया को हराएगी। और फाइनल में फिर अगर इंडिया से कोशिश होगी और हमें सिर्फ दुआओं की जरूरत है। इंशाल्लाह ताला हम फाइनल जीत के आएंगे इंशाल्लाह। और नहीं भाई, और फाइनल अगर इंडिया से होता है दोबारा? कोई बात नहीं, अब हमारे बच्चे खुल गए हैं, अनिल भाई खुल के खेलेंगे इंशाल्लाह ताला। अनिल भाई, कितने अरसे के बाद हम दोबारा देख सकेंगे कि पाकिस्तान को एक और हनीफ खान मिल गया, एक और समीउल्लाह मिल गया, एक और जो है वो शहबाज सीनियर मिल गए, एक और वसीम फिरोज मिल गए? अगर ये बच्चे जो खेल रहे हैं जूनियर के, अगर ये सही हाथ में रहे, सही बताने वाला इनको कोई रहा, तो इन्हीं में से कलीमुल्लाह पैदा होगा, इन्हीं में से शहबाज पैदा होगा, इन्हीं में से जो है हसन सरदार पैदा होगा, वसीम फिरोज पैदा होगा, समीउल्लाह पैदा होगा, ये देख लेना आप। ठीक है नहीं भाई, और आप इस तरह मेहनत करते रहिए। पाकिस्तान का सब्ज लाली परचम आपने अपनी हॉकी जब आप खेलते थे, जब आपने बुलंद किया, क्योंकि जब आप लोग खेलते थे उस वक्त ये कोई सोच नहीं सकता था कि पाकिस्तान हॉकी में कभी किसी से हार भी सकता है। हम दुआ करते हैं कि आप सबकी इन कोशिशों से वो लेगेसी पाकिस्तान की वापस आए। जरूरत है, बस दुआ की जरूरत है। बिल्कुल सर, हम आपके साथ हैं, इसी तरह मेहनत करते रहिए। जी स्पोर्ट्स हमेशा जो है वो आपकी कारकर्दगी को सराहता भी रहेगा और लोगों की निगाहों की जीनत भी बनाता रहेगा। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और चैंपियन से आपकी मुलाकात कराएंगे कि जिन्होंने पाकिस्तान का नाम अपनी जबरदस्त जो है वो परफॉर्मेंस से रोशन किया और एक ऐसे खेल में रोशन किया कि जहां शायद कोई सोच ही नहीं सकता था कि पाकिस्तान यहां भी, क्या तुम भी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हमने शो की इब्तिदा में क्रिकेट के हवाले से बात की थी, उसके बाद हमने हॉकी को मौजूए गुफ्तगू बनाया और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे स्पोर्ट्स के हवाले से जहाँ पे पाकिस्तान के नौजवान जो बड़ी तेज़ी के साथ इस स्पोर्ट्स को अपना रहे हैं और पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम भी बुलंद कर रहे हैं। ऐसे एक नौजवान है जिनका बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, शाहज़ेब रिंद के, जिन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट में फ्रांस के खिलाड़ी को शिकस्त दी है। इस वक्त हमारे साथ बज़रिया वीडियो लिंक मौजूद हैं शाहज़ेब रिंद को शो में खुशामदीद दिए गए। सबसे पहले तो शाहज़ेब ये बताइए कि आपने फ्रांस के खिलाड़ी को जो मिक्स मार्शल आर्ट जैसे खेल में शिकस्त दी, पाकिस्तान में इतना ज़्यादा ये खेल खेला नहीं जाता, क्या एहसासात हैं इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत बहुत करम है और मैं बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी फ़तह जो है, दूसरी फ़तह जो है कराटे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैंने हासिल की और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप सब मेरी कौम की दुआएं थी और मेरी फैमिली और जितने भी लोग हैं उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी दुआएं की, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बिल्कुल ज़बरदस्त आपने गेम का मुजाहरा किया। लेकिन ये बताएं कि जो फ्रांस के प्लेयर थे टोमी आर्जो, और कितना आपको उन्होंने टफ टाइम दिया और क्या आप तैयारी करके गए थे? जी बिल्कुल, फ्रांसीसी अपोनेंट के खिलाफ मुकाबला बहुत ही सख्त था। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट राउंड में मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्ड पंच लगी थी, हिट हुआ था और उससे मैं नॉकआउट होने वाला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस खड़ा हुआ और मैंने फ़ाइट विन की और ये फ़ाइट जो है बहुत ही टफ थी और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन की। बिल्कुल। और बलूचिस्तान से हम देख रहे हैं मिक्स मार्शल आर्ट के कई चैंपियन आ रहे हैं। अहमद वलोरी ने अभी जो क्वेटा से निकल कर आए, फिर अभी आपका भी ताल्लुक बलूचिस्तान से, फिर गिलगित से हमने देखा है कि उलूमी करीम जो है वो और उनकी सिस्टर जो हैं, ऐसे इलाकों से बहुत ज़्यादा मिक्स मार्शल आर्ट के जो फाइट के जो है मिक्स मार्शल फाइट के जो फाइटर्स जो सामने आ रहे हैं। कितना मुश्किल ये और कितना कठिन ये सफ़र रहा बलूचिस्तान से अमेरिका तक का? जी बिल्कुल, हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपको पता है बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है। बलूचिस्तान एक पसमानदा इलाका है जहाँ पे ना आपके पास स्टेडियम्स है, ना ग्राउंड है, कुछ भी नहीं है आपके पास, और वहाँ से निकलना यहाँ तक अमेरिका तक पहुँचना और यहाँ इतनी बड़ी लीग में जो कि वर्ल्ड क्लास एथलीट्स है और जिनके पास सब कुछ है, उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, जो भी उनको चाहिए होता है सब कुछ फैसिलिटीज़ उनके साथ बहुत ज़्यादा है। हमारे पास बनिस्बत बलूचिस्तान के वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ से निकलना हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा थी। आपको पता है वहाँ पर स्टेडियम्स वगैरह नहीं है, ना कोई फैसिलिटी है, ना कोई एक्सपर्ट कोचेज़ हैं, कुछ भी नहीं है, और वहाँ से निकलना यहाँ तक पहुँचना बहुत ही बड़ी बात है। और हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा मैंने हार्ड वर्क किया है। मॉर्निंग में ट्रेनिंग करता था, इवनिंग ट्रेनिंग करता था और नाइट में ट्रेनिंग करता था, दिन में 3 दफ़ा ट्रेनिंग करता था। और मैं जो है मतलब बचपन से ही मैंने शुरू किया था 8 साल की उम्र से, 8 साल की उम्र से अब तक 14-15 साल जो है हार्ड वर्क था मेरा। और
डेली मैं ये जिम बिल्कुल ही जाता आपका था, हार्ड ट्रेनिंग वर्क है करता था। और खित्ता हमेशा से स्ट्रॉन्ग प्लेयर प्रोड्यूस करने के लिए इस हवाले से मशहूर है। जिस तरह मैंने अहमद वुल्वरीन का जिक्र किया, आप माशाल्लाह बड़ी कामयाबियां जो है वो हासिल कर रहे हैं। मोहम्मद अली हज़ारा जो है वो मार्शल आर्ट का एक बड़ा नाम था। इसके अलावा बॉक्सिंग अगर आप बात करते हैं, मरहूम अबरार हुसैन शाह, ये सब जो है वो निकल कर आए हैं बलूचिस्तान जैसे खित्ते से। लेकिन किसने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इस मुकाम तक पहुँचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको पता है एक बंदे की सपोर्ट नहीं, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा लोग हैं, उनकी सपोर्ट थी। जब मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले तो मेरी फैमिली हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरे घर वाले, मेरे फैमिली, मेरे अम्मी अब्बू भाई बहन, उन सब की सबसे पहले तो उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। उसके अलावा कुछ और लोग हैं, मतलब एक बंदा नहीं है जिसका मैं कहूँ सिर्फ इस बंदे ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत से लोग थे उसमें मुझे सपोर्ट किया है। ख़ासकर सरदार यार मोहम्मद रिंद, सरदार खान रिंद, जिन्होंने मुझे स्टार्ट से ही, सरदार खान ने मुझे स्टार्ट से ही सपोर्ट किया है। जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई है या मुझे कहीं जाना हुआ है तो उनके पास मैं गया हूँ, उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और बाकी इस तरह कुछ और लोग हैं, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, उन सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे साथ थे, इस कैरियर में मेरे साथ थे और मुझे स्टार्ट से ही सपोर्ट किया है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। जैसे कि आपको पता है मैं वीज़ा पे आया हूँ, वीज़ा प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और उसके बाद जो है यहाँ पहुँचने के बाद आपको पता है बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे मुझे एक फैमिली मिली थी जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अगर वो ना होते तो मैं आज यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे जो फैमिली थी, हुमा लोग, ये शायद ये जो सारे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे सपोर्ट। और उसके बाद मेरे मैनेजर, मेरा कोच, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, आसिम जहरी, लौरा, उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और उसके बाद मुझे फाइट्स। लेकिन अब शाज़ेब ये बताइएगा, शाज़ेब अब ये बताइएगा कि अब आप स्टार बन चुके हैं और अब आपने जो परफॉर्मेंस दी है उससे एक्सपेक्टेशन लोगों की आपसे अब बहुत बढ़ गई है। अब आगे के आपकी क्या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है? जी मेरे फ्यूचर के प्लान्स यही है कि इस लीग में जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करूं, बलूचिस्तान का नाम रोशन करूं और जो है इस लीग का चैम्पियन बनूं। और ये मेरा ड्रीम है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं फ़र्स्ट पाकिस्तानी और फर्स्ट बलूचिस्तानी होगा जो है वर्ल्ड क्लास में जाके वर्ल्ड चैम्पियन बनेगा। और ये मेरा नेक्स्ट ड्रीम है और इसके लिए मैं जो है ट्रेनिंग कर रहा हूँ दिन ब दिन। और कुछ फाइट्स के बाद अगर मैं विन करता हूँ, अनडिफीटेड मेरा रैंक रहता है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी चैलेंज करूँगा चैंपियन को और उसके बाद जो है ये टाइटल। इंशाल्लाह शाज़ेब बिल्कुल इसी तरह से मेहनत करते रहिए, पाकिस्तान का नाम दुनिया के हर खित्ते में जो है वो बुलंद करते रहिए, पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद करते रहिए। कौम की दुआएं आपके साथ हैं और GTV और जी स्पोर्ट्स को आप हमेशा अपने साथ पाएंगे, ये जो आपकी हर कारकर्दगी को आवाम के सामने हाईलाइट करेगा। और यही GTV का और जी स्पोर्ट्स की कोशिश और काविश भी हमेशा रही है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के शाज़ेब रिंद के हवाले से, तो क्यों ना बलूचिस्तान में जो 34वें नेशनल गेम्स खेले जा रहे हैं और इस गेम के जो रूए रवाएँ बलूचिस्तान गवर्नमेंट, बलूचिस्तान के वज़ीर खेल और साथ साथ जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं, इन सब की बड़ी कोशिशें काविशें रही हैं। और साथ साथ हमारी जो करस्पॉन्डेंट हैं बुशरा कमर, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है गाय बगाए में अपडेट करने के लिए, ताज़ा तरीन में सूरत हाल पहुँचाने के लिए। तो इस वक्त मुझे ज्वाइन किया बज़रिए वीडियो लिंक सूबाई वज़ीर खेल और सकाफ़त अब्दुल खालिक खजारा साहब ने। उनसे हम जानेंगे कि इन तफसीलात इन गेम्स के वाले से। आज आखिरी दिन था, कल इन गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी है, कल कौन इस गेम में आ रहा है। खालिक खजारा साहब ने हमें ज्वाइन किया। खालिक खजारा साहब तफसीलात बताइएगा ज़रा इस हवाले से। देखिए, हमने ऑलरेडी इनवाइट किया है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को, हमने इनवाइट किया हुआ है। उन्होंने वादा किया है कि 30 तारीख को वो आएंगे और इसको एक ऐसा इवेंट बनाएंगे कि शायद पूरे मुल्क में कभी भी 34वां किसी में भी शायद वज़ीर आज़म और सदर, मुझे मालूम अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक किसी ने भी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी को अटेंड नहीं किया होगा। जो इस बलूचिस्तान में और इसका जो इमेज जाएगा, जो हमारी पॉजिटिव और सॉफ्ट इमेज जाएगा दुनिया को, जो दुनिया ये बावर कराना चाहती थी कि बलूचिस्तान में कोई भी नहीं है, आज बफज़ल खुदावन 7000 मेल फीमेल प्लेयर्स पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे हमने देख कर यहाँ पे वो यकजहती का मुजाहरा किया जा रहा है, वो करीबी ताल्लुकात का इंट्रैक्शन का मैं देख रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है जब मैं अपने सारे मुल्क के यूथ को और प्लेयर्स को, मेल फीमेल ऑफिशियल्स को, सबको यहाँ पे देख रहा हूँ और साथ ही साथ अपने वज़ीर आज़म और जी बिल्कुल। देखिए, कामयाबी के साथ तो गेम जारी हैं, लेकिन अभी शाज़ेब रिंद भी मेरे साथ मौजूद थे। बलूचिस्तान में अब इन गेम्स के बाद स्पोर्ट्स जो है बड़ी तेज़ी के साथ मकबूल भी हो रहा है, तो अब मज़ीद जो है स्पोर्ट्स के वाले से क्या प्लान है? हमने पहले भी कहा था कि 14 अगस्त में भी हम कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान गेम्स कराएं और अब इसके बाद भी
कुछ स्पोर्ट्स में जहाँ पे भी कुछ हमें मौक़े हासिल है तो हम उसके इवेंट्स मज़ीद इवेंट्स करते रहेंगे। और सलमान, जिस तरह आपको मालूम है कि हमारी डिपार्टमेंट ने पूरे बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट किया है, और मैं तारीख़ में ये चैलेंज से भी कह सकता हूँ कि किसी सूबे ने, बल्कि उन सूबों को चाहिए कि वो करें, किसी सूबे में इतने ज़्यादा इवेंट्स इस दौर में 4 साल 5 साल में नहीं किए जितना इवेंट्स बलूचिस्तान स्पोर्ट्स की जो डिपार्टमेंट है उन्होंने कराया है। तो इंशाअल्लाह ताला स्पोर्ट्स के इवेंट्स भी जारी उसारी रहेंगे। वफाकी हुकूमत से मुतालिबा भी करेंगे कि हमारे जो वेन्यूज़ बन रहे हैं, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हम बना रहे हैं, उसमें हमारी मदद करें और उसको बनाने में हमारे साथ ताउन करें। इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी मैं कहूँगा कि पूरे मुल्क में किसी सूबे ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जो मेगा प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स के हवाले से नहीं दिया जो हमने दिया। 33 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हमने जगह हासिल कर लिए, एक्वायर कर लिए, तकरीबन 20-25% काम भी हो चुका है। चूँकि मईशत की बदहाली की वजह से या सैलाब के आने के बाद जो है, मतलब जो पिछले साल सैलाब आया उसकी वजह से हमें कुछ दुश्वारी पेश आई, और इंशाअल्लाह ताला हम उसको जो है मतलब उस पर काबू करेंगे अगर हुकूमत हमारे साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच अब्दुल खालिक हजारा साहब। आप एक दावा आपने किया कि बलूचिस्तान से ज़्यादा गेम्स किसने नहीं कराए, एक दावा मैं भी कर रहा हूं कि जितना जी स्पोर्ट्स और जी टीवी ने बलूचिस्तान में खेले जाने वाले 34वें गेम को कवर किया है, शायद ही किसी और चैनल ने किया। और इसके लिए हम एक दफ़ा फिर इंतहाई मशकूर हैं अपनी करस्पॉन्डेंट ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर के, जो मुसलसल जो है इन गेम्स के दौरान हमें जो है वो अपडेट फराहम करते रहे, न दिन देखा न रात देखा, मुसलसल स्टेडियम में मौजूद रहते हुए ताज़ा तरीन नताइज हमारे नाज़रीन की समातों और उनकी बसारतों की नज़र करती रहीं। आज के लिए बस इतना ही। इस हफ्ते का हमारा ये पहला शो था। माजिद भट्टी साहब, शाहजेब रिंद साहब, हनीफ खान साहब और अब्दुल खालिक हजारा साहब, आप सबका शुक्रिया कि आप सबकी मौजूदगी ने इस शो को एक गुलदस्ता बनाया। इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।